जय हिंद। आज 1 अप्रैल है और आज का करंट अफेयर्स देख लीजिए थोड़ा। आज 1 अप्रैल के बारे में जान लीजिए। आज से भारत का वित्त वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हर वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्त वर्ष स्टार्ट होता है। जैसे जो बजट बनाया गया था ना फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, उसका जो कार्य शुरू होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होगा। भारत का जो वित्त मंत्री ने पेश किया था ना, उसका जो कार्य, जिस पे जो भी कार्य होता है उस पर वो आज से शुरू होता है, उसके आज के लिए बनाया जाता है। और भारत में जो हिंदू लोग हैं अपना जो नया वर्ष मनाते हैं 1 अप्रैल से ही मनाते हैं। वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से हम लोग 1 जनवरी को ही मना लेते हैं नया साल, लेकिन हम लोग जो हिंदू हैं, जैसे हिंदू लोग आज ही के दिन से 1 अप्रैल से ही मनाते हैं। तो आज 1 अप्रैल है, तो आज का करंट अफेयर्स थोड़ा देख लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है ना, वह भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। कितना ध्यान रखेगा। इंदिरा गांधी ने भी पेश किया था, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थे। भारत के सीजीआई, पहला क्वेश्चन है, भारत की सीजीआई ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है? उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि अपने आगे आने वाले पद को। उत्तराधिकारी का मतलब होता है जैसे जो राजा है वो किसे अपना चुनेगा बेटा कि वो राजा होगा। जैसे वो बेटा ही नहीं, किसी को भी चुन सकता अपना उत्तराधिकारी, लेकिन यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम है कि मतलब अगला जो आएगा मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसे नया जो मुख्य न्यायाधीश भारत का कौन बनेगा, उसकी नियुक्ति उसको जो नियुक्त किया है, जो चुना है शरद अरविंद बोबड़े ने। सीजीआई वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, तो उन्होंने जो चुना है वो किसे चुना है, तो एन.वी. रमन को चुना है। एन.वी. रमन को। यह हर मुख्य न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो अपने आने वाले अगले मुख्य न्यायाधीश को चुनेगा और राष्ट्रपति इससे सलाह लेंगे। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री से भी सलाह ली जाती है, उसके बाद तो उसकी नियुक्ति की जाती है कॉलेजियम पद्धति के तहत। कॉलेजियम पद्धति के तहत जजों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें 5 जज रहते हैं, उसी में से एक की जाती है, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश जो चुनते हैं उसके बाद एक उसकी नियुक्ति की जाती है। तो अप्रैल में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, इनकी जो कार्यकाल इनका है खत्म हो जाएगा। तो वर्तमान में जो सीजीआई है वह शरद अरविंद बोबड़े हैं और वो 47वें क्रम के हैं। वो क्रम भी पूछता है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं पूछा तो उनका क्रम पूछ सकता है कि किस क्रम के हैं, तो वह 47वें क्रम के हैं। जबकि इनसे पहले रंजन गोगोई जी थे, जिन्होंने राम जन्मभूमि पर फैसला दिया था, वो 46वें क्रम के थे। और ये जो बनेंगे ये 48वें क्रम के बनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए उसकी जो योग्यता है, या तो वो हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहा हो, या तो वो 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो, या वह राष्ट्रपति के नज़र में एक अच्छा जो न्याय करने वाला हो, जानकार हो, न्याय के बारे में अच्छी जानकार, न्याय दे सबको, किसी के साथ अन्याय न हो, ऐसा हो। वो राष्ट्रपति चाहेगा तो हो जाएगा वो, अगर उसके हिसाब से वो जानकार अच्छा रहेगा तो। सुन में आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पहले ही बताया हूँ। और हटाने की प्रक्रिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना होगा ना, तो हटाने की प्रक्रिया महाभियोग। ये शब्द जो महाभियोग है, ये हमारे भारत में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आयुक्त को जो हटाना होता है तब भी, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना होता है तब भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, चाहे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना होगा, चाहे राष्ट्रपति को हटाना होगा। तो जो ये लगता है ना, ये महाभियोग लगता है, लेकिन जो शब्द ये महाभियोग प्रयोग होगा, यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। हटाने की प्रक्रिया मैंने इसलिए लिख दिया है कि सभी के लिए नियम यही रहते हैं।
जितने बहुमत से पारित करना होता है, जितना मत से पारित करना होता है, सब कुछ यही रहता है। लेकिन इनके लिए लग जाएगा संसद की प्रक्रिया द्वारा, संसदीय प्रक्रिया द्वारा। कभी भी दे देता है ये नहीं देगा, तो संसदीय प्रक्रिया देगा तो उसके हिसाब से हटाया जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होगा, या तो उनकी उम्र से 65 वर्ष तक होगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है, अब जैसे शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, हमको लगता है कि 62 वर्ष की उम्र में ही इनकी नियुक्ति हुई थी, 62 या लगभग 63 वर्ष की, क्योंकि अभी इनका कार्यकाल तो 6 वर्ष पूरा हुआ नहीं, लगभग 2019 में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था, और उसके बाद फिर कोरोना लगा, तो उसके बाद कहाँ फिर वो 2 ही साल तो हुआ ही है। तो अभी उनका 65 वर्ष हुआ, उम्र इनकी 65 वर्ष हो गई, इसलिए इनको क्या मतलब हटा दिया गया है। अब जो 65 वर्ष की इनकी उम्र थी, 6 वर्ष नहीं है, 65 वर्ष इनकी उम्र पूरी हुई है। और जो 6 वर्ष है, जैसे मान लीजिए किसी की उम्र है 2055 साल है, किसी की उम्र 55 साल है, तो 6 वर्ष तक कब तक रहेगा? 61 वर्ष तक रहेगा, वो 61 वर्ष तक ही रहेगा। जब उसकी उम्र 65 साल हो जाएगी तब हटा दिया जाएगा, या तो अपना कार्यकाल वो 6 साल पूरा कर लेगा तब हटा दिया जाएगा। हो सकता है उसका हो सकता है उसका कार्यकाल 65वें वर्ष ही पूरा हो रहा हो, उसका जो 6 वर्ष का हो, तब भी हो सकता है। ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ 6 वर्ष पहले ही हो जाएगा, हो सकता है उसका जो कार्यकाल है वह 65वें वर्ष में ही पूरा हो रहा हो, जो 6 साल का हो, ये भी हो सकता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 है, और एक मुख्य न्यायाधीश है, कुछ सबको मिलाकर 34 है। समझ आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है वह यूएसए से लाई गई है, अमेरिका से। समझा गया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, एफसीआई के नए सीएमडी कौन बने हैं? एफसीआई के नए सीएमडी कौन बने हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो वो बने अतीश चंद्रा। अतीश चंद्रा जो एक IAS अधिकारी हैं वो बने हैं। और इस जो एफसीआई है इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम क्या है? जैसे वहाँ पर गेहूँ स्टोर करके रखा जाता है, जिसे गरीबों के बांटने के लिए दिया जाता है। जो राशन की दुकान होती है, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जो होती है ना, वहाँ पर जो दिया जाता है गेहूँ, वो एफसीआई में रखा रहा था, वहाँ से दिया जाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसा फल इसकी निगरानी शायद करते हैं। तो इसके जो चेयरमैन, ये जो फुल फॉर्म है सीएमडी का, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अलग है, चेयरमैन अलग है। चेयरमैन बड़ा पद है, थोड़ा सा छोटा पद है। तो संजीव कुमार इसके वर्तमान में चेयरमैन है, ये भी एक IAS अधिकारी है, ये भी एक IAS अधिकारी ही है। इसकी स्थापना जो हुई थी 14 जनवरी 1965 को हुई, अधिनियम 1964 के तहत। स्थापना 1965 में हुई, अधिनियम 1964 के तहत। इसका जो हेडक्वार्टर है वह दिल्ली में स्थित है। अब दिल्ली के बारे में तो आप लोग, न्यू दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में आपके हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली की भी हाई कोर्ट है, लेकिन दिल्ली अलग है। दिल्ली जो है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली में आपका संसद भवन स्थित है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। समझ रहा है? लुटियंस दिल्ली भी नई दिल्ली में स्थित है। जो संसद भवन का निर्माण करता था सर एडविन लुटियंस, उसी के नाम पर राष्ट्रपति भवन के पीछे का जो भाग है उसका नाम एडविन लुटियंस दिल्ली रखा जाता है। समझ में आया? तीसरा देख लीजिए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, UIDAI का नया CEO कौन बना है? UIDAI का नया CEO कौन बना है? तो वह CEO बने हैं सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग बने हैं। UIDAI फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ये जो UIDAI है, ये आधार कार्ड होता है आपका ना, आधार कार्ड के लिए कंपनी बनाई, मतलब इस कंपनी का निर्माण हुआ था। ये जो कंपनी है, भारत में आधार कार्ड लगभग 1.6 बिलियन आधार कार्ड बन चुके हैं।
इसकी स्थापना जो थी 28 जनवरी 2009 को हुई थी। इसका जो फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आधार कार्ड बनाने का जो सिलसिला जारी हुआ था वो कांग्रेस की सरकार में ही जारी हुआ था, लेकिन उसमें स्टार्ट नहीं हो पाया, तो फिर ये मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ है। तो इसके जो अध्यक्ष जो हैं वो जे सत्यनारायण जी हैं, जबकि सीईओ सौरभ गर्ग जी हैं। इसके फाउंडर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो यूआईडीआई है, ये जो आधार कार्ड बनाती है सिर्फ भारत में वैलिड होगा आपका आधार कार्ड, कि आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के अस्थायी निवासी हैं, इसके लिए ये बनाया गया है आपका आधार कार्ड। यूआईडीआई जो नंबर रहता है ना आप पर, लगभग 15-16 अंकों का रहता है जो ना, वो यही बनाती है, एक यूआईडीआई बनाती है, यही निर्धारण करती है इसका। सुना है? आप चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत का जो जीडीपी है वो कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है। कितने प्रतिशत तक मतलब 2021-22 तक भारत की जीडीपी कितनी रहेगी। तो हमारा जो आज वित्त वर्ष आज से स्टार्ट हुआ है, तो इसकी गणना किया है 2021 से 22 तक। तो जो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, उसकी गणना किया है 12.8% तक रहने का अनुमान लगाया है। अब फिच रेटिंग जो है ये यूएस की रेटिंग कंपनी है। जो ये रेटिंग जो कंपनियां है ये जो कंपनियां इसी के आधार पे आपके भारत में कोई इन्वेस्ट करेगा। जैसे किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है, चाहे कंपनी खोलना है आपके भारत में, जैसे आप एप्पल मान लीजिए, एप्पल को आपके भारत में कंपनी खोलना है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट को आपके भारत में बहुत बड़ी कंपनी खोलना है, चाहे सैमसंग को बहुत बड़ी कंपनी खोलना है, तो वो रेटिंग ही देखेगी कि आपकी जीडीपी कितनी, उस बेस पे आपको उसको फायदा तो होना चाहिए, उस बेस पे किया जाता है। ये जो रेटिंग निकालते हैं कंपनियां, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं यही देखते हैं कि भारत की जीडीपी कितनी है, उनको क्या पता है कि भारत का क्या स्थिति है। तो जीडीपी देखते हैं, उसके हिसाब से आपके देश में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो फिच रेटिंग है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके सीईओ जो है पाउल टेलर हैं, और 24 दिसंबर 1913 की इसकी स्थापना हुई थी। फिच रेटिंग की स्थापना 24 दिसंबर 1913 को हुई थी। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने मूडीज के बारे में बताया था, मूडीज भी निकाली थी जो 13.7% निकाली थी, 2021-22 के लिए ही निकाली थी 13.7%। और इसके जो है मुखिया जो है इसमें वर्तमान में रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल है, रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। इसके जो फाउंडर थे जॉन मूडी थे इसके फाउंडर। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। आइए पांचवा क्वेश्चन के साथ इसकी समाप्ति होगी। किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का परीक्षण किया है, सफल परीक्षण? तो ये सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, जबकि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान भारत से 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, एक दिन पहले। उस समय जो वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री बने वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। यही एक रीजन थे जिसकी वजह से भारत से अलग हुआ, यही एक इंसान था जिसकी वजह से भारत अलग हुआ। वर्तमान में इसके जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान जी हैं, सैन्य जनरल बाजवा है, और यहाँ पर तख्ता पलट होते रहता है। जैसे कि अभी म्यांमार में हुआ है आंग सान सू की के साथ, आंग सान सू की को तख्ता पलट करके उनको जेल में डाल दिया गया है, और फिर वर्तमान में वहाँ पर सेना का राज है। तो यहाँ पर भी कई बार हुआ। परवेज मुशर्रफ जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, परवेज मुशर्रफ वो सैन्य जनरल ही थे, फिर बाद में उन्हें वो प्रधानमंत्री बने। वर्तमान समय में उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। खैबर दर्रा जिससे लोग आते थे पहले भारत में, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है, वहाँ पे खैबर दर्रा, हिंदू कुश पर्वत में खैबर दर्रा है जिसे पाकिस्तान के रास्ते आ जाता है। पाकिस्तान में कराची बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह तक जाने के लिए ये जो सीपीसी बनाया है पाकिस्तान के यहाँ से है ना,
तो यहाँ से सीपीसी बनाया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पर उसका ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ पर उसका कराची बंदरगाह है। समझा क्या हुआ है? यहाँ पर उसका ग्वादर बंदरगाह, यहाँ से कराची। तो ये जो है सीपीसी बनाया है, यहाँ से सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 83,000 बिलियन डॉलर चाइना ने दिया है उसको कर्जा, जो कभी वो चुका नहीं सकता है पाकिस्तान। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों के पांचों क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़े दिनों के बाद, मतलब 4-5 दिनों के बाद फिर से आज घर चले जाने की वजह से दिक्कत हो गई थोड़ा। अब होली अब छुट्टी 4 दिन की हो गई थी, तो हम लोगों की भी छुट्टी हो गई थी, तो हम सोचे कि हम भी थोड़ा निकल लें घर, तो घर चले गए थे। अब आपसे वीडियो शायद सही बनेगा, अब कोई दिक्कत नहीं। एक आध दिन हो सकता है कभी दिक्कत आ जाए, भाई हम भी तो इंसान में रुक सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।